उन्होंने कहा कि इस टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ लिखें। टॉपिक दिया उन्होंने, सब ने लिखा। अगले दिन उन्होंने पिन पॉइंट तो ये नहीं किया। अब हम तकरीबन वो थे जो टॉप 50s में थे CSS, सारे वही थे। तो अगले दिन उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी पे मुझे हैरत है कि CSS कर कैसे गए। इसलिए आप ना परेशान हो, ठीक। कुछ बेसिक चीज़ें हैं फंडामेंटल जो हमारी ठीक होनी चाहिए। आपको शेक्सपियर नहीं बनना। जो आपको बनाने की कोशिश करेंगे वो आप अल्टीमेटली ना वो आप बन पाएंगे। कवा चला हनस की चाल अपनी चाल भूल गया, वो ये चीज़। कुछ फंडामेंटल कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ठीक होनी चाहिए, एंड देन यू योरसेल्फ फील कि नहीं मैं अब पास करने वाला, ठीक। तो पहला जो हम ऐसे करेंगे वो फ़र्ज़ किया मैं आपको, हम एक केस स्टडी को साथ लेके चलेंगे। उसमें ही मैं साथ आप बताऊँगा कि मैं पहले वर्कशॉप में लास्ट टाइम वो भी 3-4 घंटे की थी, एक कैसे करा, बट आज हम 3 डिफरेंट टाइप्स कैसे, ठीक। क्योंकि क्लास में जो रेगुलर करते हैं उनको तो फ़ायदा होता है ना, हर एक के ऊपर वो चीज़ डिटेल में डिस्कस हो जाती है। लेकिन इसमें मेरा दिल है कि मैं 3 जो है वो इकट्ठे आपको उसका पता हो कि ये एक टाइप का ऐसे है, ये कैसे करेंगे, ये सेकंड टाइप का ऐसे है, ये कैसे करेंगे, ये थर्ड टाइप का ऐसे है। तो हम हर एक में जो ऐसे के इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब पहला आउटलाइन, दूसरा इंट्रोडक्शन, तीसरा पैराग्राफिंग, चौथा कंक्लूजन, वो हर एक को लेके चलें, ठीक। तो आपका उसमें विजिलेंट रहना और एनर्जेटिक रहना बड़ा ज़रूरी है। इस बार जो ऐसे का पेपर आया वो तो टोटली आपका रीडिंग बेस्ड था, उसमें तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसे प्रैक्टिस की हो जिसको सब अटेम्प्ट करते। बिल्कुल ऐसे ही, सारे तो नहीं थे लेकिन था ज़रूर। मैं आपको बता, ये ज़हन में रखें, आपने कभी इस कन्फ्यूजन में नहीं जाना कि इस बार जो पेपर आया था वो रीडिंग बेस्ड। हर बार जो पेपर आता है उसके लिए रीडिंग ज़रूरी है, ठीक। एंड इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ रीडिंग, अब जो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ उसमें जब मैंने खुद पढ़ा और जब मैंने स्टूडेंट्स को देखा 2011-12 में और फिर 14 में, मैंने एक चीज़ नोट की कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ऑल दो दे आर वेरी वेरी ग्रेट टीचर्स, उनमें से कुछ बहुत बड़े टीचर्स हैं, बट मेरे टीचर ने मुझे ये नहीं सिखाया। उन्होंने पहली चीज़ जो सिखाई वो यही थी कि हाउ कैन यू क्रिटिसाइज मी और हाउ कैन यू डिसएग्री विद मी। सोक्रेटिस ने प्लेटो को जो सबसे बड़ी चीज़ सिखाई, उसने कहा कि डिसएग्री विद मी, ठीक। और प्लेटो ने जो चीज़ सबसे बड़ी एरिस्टोटल को सिखाई वो भी ये था कि हाउ टू चैलेंज समवन, ठीक, रिस्पेक्टफुली। मैंने ये देखा कि इवन बहुत अच्छे अच्छे टीचर, वो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आते हैं, उसे कहते हैं इस पे ऐसे लिखो जेंडर इक्वलिटी समिट, इस पे या इस पे ही ऐसे लिखो इस वर्ल्ड पीस पॉसिबल, जो आज अभी हम करें। वो जो उसके माइंड में आएगा लिख देगा, पढ़ेगा, कहेगा यार इसमें तो कोई सब्सटेंस नहीं, बट वो उसे ये नहीं कहेगा कि यार इस वर्ल्ड पीस पॉसिबल लिखने से पहले तुम ऐसा करो कि विल ड्यूरांट का पढ़ो हिस्ट्री एंड वार एक ऐसे, उसका तुम पढ़ो ऑन वार एक ऐसे, बर्ट्रैंड रसल का तुम पढ़ो वार एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक। बर्ट्रैंड रसल का तुम पढ़ो फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ठीक। स्टीवन पिंकर, ठीक है, द बैटल एंजल्स ऑफ आवर नेचर, उसमें से इंट्रो कंक्लूजन और कोई एक आध चैप्टर पढ़ो, वो पढ़ के फिर ज़रा लिखो, यू विल बी डिफरेंट, ठीक। वो ये बताएगा नहीं क्योंकि उसे पता ही नहीं स्टीवन पिंकर नामी बंदे ने 2015 या 16 में ये किताब लिखी, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो उसने लिखी, ठीक। क्योंकि उन्होंने खुद लिटरेचर से ज़्यादा उनकी वाबस्तगी होती है और लिटरेरी सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी होती हैं, इस तरफ उनका नहीं होता। तो CSS में सारे ऐसे लिटरेरी तो नहीं आते, और लिटरेरी जो आते हैं ज़्यादातर फेल करवाते हैं। वो फिर ये एक बहुत बड़ा गैप है। कोई है पिछला कोई क्लास जो लड़का अटेंड कर इंग्लिश ऐसे की, तो अब फ़र्ज़ किया जब पिछला सेशन था उसमें
15-20 महीना पहले स्टार्ट किया। तो पहला ऐसे जो कर रहे हैं वो वही है जो 1.5 साल से करवा रहा हूँ, जो इस बार एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आ गया। ठीक, ये फ्यूचर ऑफ अ नेशन लाइज इन इट्स क्लासरूम, ये वो ऐसे है जो मैं हर सेशन का पहला ऐसे करवाता हूँ। मेरे जो स्टूडेंट थे इस बार 90% उन्होंने वही अटैम्प्ट किया, क्योंकि वो क्लास में किए अच्छी तरह। करवाने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आप भी सारे मतलब जो पढ़े किसी के पास या ना पढ़े, फर्स्ट स्टेप इज़ रीडिंग। ठीक, आपने कुछ लिखना है, लेकिन क्या लिखना है वो आपको पता नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? इवन इफ़ यू नो द मेथड कि इंट्रो कैसे लिखना है मुझे पता है, आउटलाइन कैसे बनानी है, बट आपके पास है कुछ नहीं लिखना। हाउ फ्यूचर ऑफ अ नेशन लाइज इन इट्स क्लासरूम और इन एजुकेशन, आपको नहीं पता इसमें क्या है, बट आपको ये पता है इंट्रो आउटलाइन वो कैसे लिखना। तो फर्स्ट स्टेप कि आपको पता हो कि आपने इसके ऊपर क्या पढ़ें, तो आपके आर्गूमेंट्स इनरिच हो जाएंगे, आपकी नॉलेज बेस डेवलप हो जाएगी वो। सेकंड, आपको पता हो कि मैंने लिखना कैसे है, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, पैराग्राफिंग, हर चीज़ का पता हो। थर्ड, जो मैं फिर उसमें करवाता हूँ, मैं पहले फिर एजुकेशन के ऊपर खुद बोलता हूँ 2 घंटे, जो मैंने आज तक पढ़ा है वो, और मैं उसके ऊपर जो कोई अच्छा इंट्रो होता है जेनेरिक वो लिखवा देता हूँ। ठीक है, उसको वो फिर उसके ऊपर लिखते हैं, फिर लिख के मैं उसको चेक करता हूँ, बता देता हूँ कि इसमें ये इशू। अब मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैंने ये फील किया, बार बार पिछली एग्जाम्पल याद आती है, जब कि बाज़ का स्टूडेंट को आप साथ ले के चलते हैं, ठीक, उसको लीड करना होता है आपको, और फिर एक स्टेज आती है जिसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं, नहीं अब तुम खुद करो। ठीक, और आप हाथ पकड़ते रहे ना कि ये तो जी ये ऐसे ना, ये इसका मॉडल ऐसे भी ले लो। ठीक, वो मॉडल ऐसे पकड़ेगा और वो छाप देगा, और वो समझेगा कि बस काम हो गया। इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ अ स्किल, यू मस्ट नो द आर्ट ऑफ फिशिंग। आपको प्लेट में रख के चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बट डोंट गो फॉर दैट। वो चाहिए होगा तो मैं भी आपको 15 फेब से पहले आखिरी हफ्ते में 8, 10, 12 ऐसे इंपॉर्टेंट दे दूंगा, अभी भी दिए थे। ठीक, बट इस वक्त नेवर, वो आप अपने साथ ज्यादती करें। ठीक, मैंने लास्ट टाइम बताया था साइकिल चलाना नहीं आती थी। जब साइकिल चलाना नहीं आती थी वो चीज़ मैंने इधर आके अप्लाई की, तो मैं डर लगता था साइकिल चलाना, एक मैं गिर जाऊँगा। तो मेरे भाई का दोस्त है, उसने कहा तुम बैठो, मैं साथ साथ भागूंगा और पकड़ के रखूँगा, तुम नहीं गिरोगे। ठीक है, अच्छा है। वो 1 किलोमीटर मेरे साथ आधा किलोमीटर भागता रहा, मुझे तो साथ ही है, और उसने छोड़ दिया। मैं उस जोश में कि आज मुझे साइकिल चलाना आ गई, मैं चलाता गया। द मोमेंट मैंने देखा पीछे कि वो नहीं है, और जब मैंने यूँ ही देखा नहीं है, मैं गिर गया। ठीक, तो उसने मुझे कहा कि देखो आज यह कि तुम्हें साइकिल चलाना आती है, सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि तुम खुद को ये यकीन दिला दो कि तुम्हें आती है। ठीक, अब मैं एक वक्त तक तुम्हारे साथ चलता रहा, भागता रहा, बट एक स्टेज वानी थी जब मैंने अपनी उंगली छोड़ देनी थी। शहीन का बच्चा भी वो उसको लेके चलता है, जब पैदा होता है तो वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसको लेके जाता है और दिखाता है कि बुलंदी क्या चीज़ होती है और पस्ती क्या चीज़ होती है, फिर नीचे भी लेके आता है। वो 1 महीना उनको जिस प्रवास पे जाता है, सांस लेके जाता है, अपने परों में छुपा के लेके जाता है और बताता है। अब बच्चे को नहीं पता होता, महीने बाद ऐसा होता है कि वो बुलंदी पे ले जा के छोड़ देता है और वो डरता है। ठीक, लेकिन जो ही ज़मीन को वो टच करने लगता है उससे पहले वो स्टेबल हो जाता है और उसको उड़ना आ जाता है। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे राइटिंग में मैं इनको 3 से 4 ऐसे उंगली पकड़ के साथ ले चलूँगा कि नहीं आउटलाइन ऐसे नहीं, तो ऐसे नहीं, ये वो साथ, फिर मैं इनको छोड़ दूँगा। वंस यू नो 4 ऐसे के बाद आपको पता चल जाता है कि आउटलाइन क्या होती है, इंट्रो क्या होता है, मेरे इंट्रो में क्या मसले हैं। जब आपको मसला बताया जाता है तो आपको जल्दी समझ भी आ जाती है। फिर आप स्टेप बाय स्टेप 5वां, 6वां, 7वां, 8वां वो आप करते रहते हैं। तो जहाँ पे भी इस प्रोसेस में एक चीज़ भी नहीं होगी, मेरे जवाब लंबे ही होते हैं, एक चीज़ भी नहीं होगी तो वो पूरी वो इमारत कंप्लीट नहीं होगी। तो इट इज़ रीडिंग, देन यू मस्ट नो द मेथड। ठीक, सेकंड, थर्ड, आपने वो लिखा, उसके बाद वो एवेल्युएट हुआ, आपके पॉइंट्स आइडेंटिफाई हुए,
वो क्या है, और फिर आपने उनके ऊपर वर्किंग करके उनको दोबारा से इम्प्रूव किया। जब तक वो अपनी बेसिक चीज़ें, वंस यू नो कि इसके ऊपर आर्गूमेंट्स क्या हैं, आप स्ट्रक्चर ठीक नहीं कर लेंगे। जिन लोगों ने ये कहा कि इट वाज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग, आई थारोली डिसएग्री विद दैट। इट इज़ नॉट ओनली रीडिंग, रीडिंग इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द डिबेट। हुआ नहीं चाहिए। मैं बड़ा डिबेटर हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी, बट मुझे ये ना पता हो कि इंट्रोडक्शन इसका किस तरह लिखना है, आउटलाइन किस तरह बनानी है, पैराग्राफिंग क्या होती है, मैं फेल हो जाऊँगा। इसीलिए वो लोग जो डान के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं लेकिन सीएसएस में फेल हो जाते हैं, देयर आर मैनी। इसलिए वो लोग जो फॉरेन मैगजीन में लिखते हैं वो सीएसएस के पर्चे में फेल हो जाते हैं, रोड स्कॉलर्स फेल हो जाते हैं। रीजन थोड़ा आपको स्ट्रक्चर का फिर पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा, तो हमारा ऐसे है, इज वर्ल्ड पीस पॉसिबल, क्वेश्चन मार्क। ठीक, हाँ, अब तो नहीं क्या, मैं अभी शुरू हुआ हूँ, ये बता। अच्छा जी, ये एक तो चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपके पास या फेल होने में, ये है पहले 15 मिनट एग्ज़ाम के। जब आप एग्ज़ाम सिचुएशन में जाते हैं 9 से लेकर 9:15 तक, ये पहले 15 मिनट आपके आज इस वर्कशॉप में जो हम करेंगे और पूरा साल जो आप करेंगे उसकी फेट डिसाइड कर देते हैं। ठीक, और इवन आपका करियर डिसाइड कर देते हैं। ठीक, दीज 15 मिनट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Why? The most difficult paper is English essay, and highest ratio of failure is in English essay. और उसमें जब आप एग्ज़ाम सिचुएशन में जाते हैं, पहले जो आपने किया वो साइड पे हो गया। आपने 20-25 ऐसे कर लिए और आपने शहर के तमाम दुकानदारों से या हर एक से स्टैंप लगवाई जाके। आखिर में टेस्ट सेशन भी तो होते हैं ना, आपने फ़लाँ जगह दिया, उसने कहा पास है, ठीक है, पैसे लिए, स्टेप लगाई, पास। ठीक, और दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, हर एक से आपने स्टैंप लगवाई, और स्टैंप लगवाने के बाद आप एग्ज़ाम में गए, लेकिन इन 15 मिनट्स में आप हार गए, तो सब कुछ वेस्ट हो। रीज़न, हम जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप जो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वो किसी के कहने के ऊपर नहीं करेंगे, अपने वेम्स की बेसिस के ऊपर भी नहीं करेंगे। वेम्स की बेसिस, योर वेम्स एंड विशेस, ये टॉपिक मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है, क्यों ना इसी का। नो, हमने सीएसएस, मैंने कहा ना, इट इज़ अ वार, इट्स अ बैटल। हमने उसको जीतना, हमने पास होना है। वी डू नॉट वांट टू बी इंटेलेक्चुअल। ना हम एग्जामिनर को जानते हैं, ना हमें इस चीज़ से गर्ज है कि उसको खुश करके हमें तो पता नहीं क्या हो गया। नो, हमने सिर्फ पास करना है। जब हमने ये पास करना है तो फिर हमने सेफेस्ट ऑप्शन लेनी है। देयर माइट बी अ रिस्क कि ये ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे मार्क्स 70 आ जाएंगे। नो, हमने 40 मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। तो हम किस बेस के ऊपर टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, वो ये है कि जब आप 1 to Z सारे टॉपिक्स 10 के 10 पढ़ लेंगे, अच्छी तरह देखेंगे, यू विल डाइसेक्ट ईच एंड एवरी वर्ड। फ्यूचर ऑफ अ नेशन लाइज आर शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। फ्यूचर ऑफ अ नेशन, वैसे जनरल बात हो रही है। फ्यूचर कैन बी सोशो इकनॉमिक एंड पोलिटिकल एंड कल्चरल, सारे एस्पेक्ट्स। ठीक, शेप्ड, बनाया जाता है या शेप किया जाता है इन इट्स क्लासरूम्स। क्लासरूम क्या होता है, दायरा लगाएं, सोचें, व्हाट इज क्लासरूम। क्लासरूम की होता कहाँ पे,
ये या स्कूल में होता है, ये कॉलेजेस में होता है, या यूनिवर्सिटीज़ में होता है, ठीक, ये किसी क्लब में तो नहीं होता। और अगर ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है तो वहाँ पे क्या होता है? पीपल आर गिवन एजुकेशन। सो अल्टीमेटली व्हाट इज दिस? इट इज एजुकेशन विच बिल्ड्स फ्यूचर। ठीक, क्लासरूम अगर खाली हो, वहाँ पे ना टीचर और ना स्टूडेंट हो, तो कोई एजुकेशन कुछ भी नहीं होगा वहाँ। क्लासरूम अगर अच्छा ना हो, ठीक, और उसमें टीचर अच्छा ना हो, तो फिर भी कोई एजुकेशन नहीं। क्लासरूम में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो, तो फिर भी आप अच्छी एजुकेशन में एक हर्डल बन जाएगा। आप अंदाज़ा लगा लें आपके जो घोस्ट स्कूल्स हैं या आपके रूरल एरियाज़ में जो स्कूल्स हैं उनके क्या हालात। सर लेकिन जो अच्छे स्कूल हैं जो मैंने जो किया है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा क्रैमिंग। इवन आई हैव हाँ एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक है। दैट्स वो डेंजरस दैट हाँ वो एक बात, इट इज़ ओनली वन थिंग। वो एक किताब है सूफीज वर्ल्ड, पढ़ी है? पढ़ी होगी आप। उसमें सूफी का टीचर उसे रोज़ाना एक लेटर लिख देता, पढ़ती थी, और शुरू में तो उसका इंटरेस्ट नहीं था, बाद में जब डिबेट इंटरेस्टिंग हुई उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो वो सूफ़ी आने वाली चीज़ें भी फिर सोच रही होती थी, तो टीचर उसको लेटर लिखता, वो फिर खुद ही जो अभी लिखती, तो वो खुद ही कुछ चीज़ें कंक्लूड करके टीचर को भेज देती थी या अपनी। तो टीचर उसको एक लेटर लिखता है कि सूफ़ी प्लीज़ डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन। तो इसलिए अभी हम उसकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है। वो जो क्रैमिंग करवाते हैं वो भी एक मसला है। तो क्लासरूम में अगर क्रैमिंग करवाई जाए तो वो उसकी एक अदर साइड है। क्लासरूम में अगर डिवीजन क्रिएट की जाए, ठीक, प्रोपेगेंडा किया जाए, ठीक, एक ख़ास किस्म का नैरेटिव डेवलप किया जाए, तो वो भी गलत है। तो इट मीन्स अल्टीमेटली क्लासरूम इज़ अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो यू हैव टू डाइसेक्ट ईच एंड एवरी वर्ड। अब ये क्यों बता रहा हूँ? वो मेरे स्टूडेंट्स, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, वो क्लासरूम के वर्ड से परेशान हो गए कि इसका क्या होता है। ठीक, ये क्या चीज़ है? हमें तो सर ने एजुकेशन करवाया था। जब मैंने इंडियन सिविल सर्विस से उठाया था ये ऐसे, तो मैंने ये किया कि क्लासरूम हटा के मैंने क्लासरूम बता तो दिया, मैंने कहा नहीं, लेकिन आप इसको एजुकेशन। जब एग्ज़ाम में वो FPSC के एग्जामिनर ने इतनी भी ज़हमत ना की कि एक वर्ड चेंज कर लूँ, ठीक, उसने एज इट दे दिया, तो बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हो गए। क्या? तो यू हैव टू डाइसेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्लासरूम क्या होता है। जब ये होता है तो इट मीन्स कि कौम का मुस्तकबिल तालीम में है। सादा सी बात है। ठीक, दूसरा ऐसे आ गया, इज़ वर्ल्ड पीस पॉसिबल? क्वेश्चन मार्क। इसके आगे इज़ वर्ल्ड पीस पॉसिबल, क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब इसका क्या मतलब है? ये क्यों? इसने तो हमसे डायरेक्ट पूछा क्या दुनिया में अमन मुमकिन है? क्या मैंने हाँ में जवाब देना है, क्या मैंने ना में जवाब देना है? अगेन कन्फ्यूजन। ठीक, कन्फ्यूजन का कोई हल नहीं है। ठीक, अब इसको डाइसेक्ट करें। क्वेश्चन वर्ड से क्या ऐसा मुमकिन है कि आउट ऑफ 192 कंट्रीज 192 में ही अमन हो? क्या वो पीस हो? वर्ल्ड, सारा ग्लोब, ये तो बड़ा यूटोपियन सी चीज़। तो व्हाट इज मेंट बाय वर्ल्ड पीस? वर्ल्ड पीस मीन्स जनरल पीस। ठीक, दैट व्हेन देयर इज पीस और देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन मेजॉरिटी ऑफ नेशंस, ठीक, या इवन 90% ऑफ द कंट्रीज आर एट पीस, तो पॉसिबल, मुमकिन है या नहीं, इसके ऊपर है या नहीं। तो आपको अपने माइंड के ऊपर बड़ी क्लियर ओपिनियन चाहिए आपको। ही इज आस्किंग फॉर वेरी वेरी क्लियर ओपिनियन। अब तीसरा आ गया, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज।
मैन इज बॉर्न जी। सर जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो फिर एक साइड लेनी होती है, दोनों मैं अभी इसकी तरफ आ रहा हूँ, अभी हम ये ऐसे करेंगे। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, ये आ गया। अब ये थोड़ा फिलोसॉफिकल आ गया, बट देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। जो चीज़ें देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं वो बहुत तकलीफ देती हैं। ठीक, तो अब कौन सा करें इनमें से? तो फर्ज किया ये तीन ही है। एक स्टूडेंट कहेगा कि यार ये ऐसे जो तीसरा है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन्स, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, फिलोसॉफिकल है। 11,000 लोग अपेयर हो रहे हैं, कोई 500 ये करेंगे, हर कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो क्यों ना मैं भी उन्हीं 500 में शामिल हो जाऊँ। अगरचे मुझे आता नहीं है इतना, लेकिन क्यों ना मैं भी उन्हीं 500 में शामिल हो जाऊँ। ठीक, तो वो भी वो करने की कोशिश करेगा। दूसरा कहता है कि यार ये जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज या इन क्लासरूम, ये तो हर कोई करेगा, एजुकेशन पे सीधा सीधा सा ऐसे है, तो मैं ये क्यों करूँ। ठीक, मैं कुछ ज़रा डिफरेंट करता हूँ। गरचे मैंने शायद सिद्दीकी भी इसके ऊपर पढ़ा था, मैंने बर्ट्रैंड रसल भी पढ़ा था, मैंने तारिक रहमान भी पढ़ा था, मैंने ज़ुबैदा जलाल के भी आर्टिकल्स पढ़े थे, पता मुझे सारा है। लेकिन यार ये तो हर कोई करेगा, मैं हर एक में तो नहीं हूँ ना आखिर। ठीक, तो मैं क्यों ना कोई डिफरेंट चीज़ करूँ। तो चले तीसरा मुझे आता नहीं है, तो मैं इस वर्ल्ड पीस पॉसिबल कर लेता हूँ। तो ये अब पता है सबसे बड़े डिसीजंस हैं ये, सबसे बड़े डिसीजंस, दे लीड टू फेलियर, दे लीड टू सक्सेस। आपको इन 15 मिनट्स की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। नोबडी विल टेल यू, आई कैन बेट। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 3 बार इस प्रोसेस से गुजरा हूँ मुसलसल, और हर बार मैं उनमें बड़े सोच समझ के, पहली बार कुछ गलतियाँ की, बीइंग अ फर्स्ट टाइम कैंडिडेट, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। ठीक, वो क्या की मैं आगे वो शेयर कर दूँगा। हम टॉपिक किस बेस के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, हम किसी के कहने के ऊपर नहीं करेंगे, अपने जज्बात की बेसिस के ऊपर नहीं करेंगे। There must be a certain rational criteria which is appealing to human reason, not human emotions. ठीक, फर्स्ट हम वो ऐसे करेंगे जिसके एक एक वर्ड के ऊपर क्लैरिटी है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वी आर कंप्लीटली क्लियर। बिकॉज अगर माइंड में कंफ्यूजन होगी, स्टार्ट में प्रॉब्लम होगा, एंड तक दीवार टेढ़ी होगी। ठीक, सारा ऐसे आप गलत कर देंगे कंफ्यूजन। तो हम वो ऐसे करेंगे जिसके ऊपर कम से कम 10 आर्गुमेंट हमारे पास बड़े अच्छे, हेल्दी, स्ट्रांग हैं। यू हैव क्लैरिटी ऑफ योर माइंड एंड देन यू हैव 8 to 10 वेरी स्ट्रांग एंड कंक्रीट आर्गुमेंट्स ऑन दैट। समझ आ गया होगा? ये भी कंडीशन लॉजिकल। उसके बाद तीसरी कंडीशन, और आर्गुमेंट्स जो है ना वो स्ट्रांग, कंक्रीट और रेलिवेंट होने चाहिए, डायरेक्टली रेलिवेंट। देन नंबर 3, हम वो ऐसे करेंगे जिसका हम अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन। ठीक, वंस यू हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड, तीनों में से एजुकेशन वाले के ऊपर मेरी ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड। ठीक, क्यों? कोई एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसके वाले से मेरी कन्फ्यूजन हो, कोई मेरे माइंड में एम्बिग्युइटी नहीं है। हर तरह के क्या ये पूछ रहा है मुझे, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है मुझे पता है। दूसरा, आपके पास 10, 12, 8, 10, 12 आर्ग्यूमेंट्स भी हैं जो बड़े डायरेक्टली रेलिवेंट हैं इससे। आपने इसके ऊपर अच्छा मटीरियल भी पढ़ा। 3, जब ये सब कुछ हो गया तो अब आप इसके ऊपर सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ आएगा। एसे नंबर 1 और 2, पहला एजुकेशन वाला, दूसरा इज वर्ल्ड पीस पॉसिबल। इसमें एक ट्रेड ऑफ है। कहते हैं यार ये जो एसे नंबर 1 है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, इसमें भी है, मटेरियल भी पड़ा हुआ है, और
इसका मैं अच्छा इंट्रोडक्शन भी लिख सकता हूँ। ऐसे नंबर 2 के ऊपर मैंने मटेरियल भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा हुआ है, क्लैरिटी ऑफ माइंड भी है, ठीक, वो सब कुछ, बट मैं इसके ऊपर अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकता। दोनों जो मेन क्राइटेरिया हैं तीनों, उनमें से 2 पूरे हो रहे हैं, एक ये अच्छे इंट्रोडक्शन वाला नहीं पूरा हो। इसके ऊपर मैं अच्छा नहीं डेवलप कर पा रहा, ना अच्छे सेंटेंसेस, ना अच्छा आर्गुमेंट, तो आपने ये नहीं कहा। हम उन सारे 10 के 10 में से वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें तीनों क्राइटेरिया पूरे होते हैं। चाहे वो सारी दुनिया कर रही है 11,000 के 11,000, चाहे वो कोई भी नहीं कर रहा, याद रखें उन 15 मिनट्स में आपके साथ कोई टीचर नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, आप ही अपने साथ होते हैं, एंड यू आर द बेस्ट जज। सो यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा आपको करना है। तो वो फिर आप इन क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर करेंगे, इन बेसिस के ऊपर करेंगे, आपको बाद में कोई मलाल नहीं होगा, यू विल बी फर्म ऑन योर डिसीजन। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है? अब क्लैरिटी ऑफ माइंड से मुराद ये है, अब क्लासरूम का आपको नहीं पता क्या है, आपके माइंड में यार इससे क्या हुआ, क्या करें? ग्लोबलाइजेशन हैज टर्न्ड ऑन वेस्ट, व्हाट इज मेंट बाय टर्न ऑन वेस्ट? ठीक, मुझे नहीं पता चल रहा, तो क्या ये मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए? मुझे नहीं करना, बिकॉज आई एम कंफ्यूज्ड, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। ये मुझसे क्या पूछ रहा है? मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेंज, आई डू नॉट नो कि एग्जैक्टली वो क्या मैं इसमें कहूँ। ठीक, आप ना जाए, आप हर एक ऐसे को पढ़े, वो इसमें क्लैरिटी ऑफ माइंड है। यू हैव 10 to 12 relevant concrete arguments, ठीक, and then you can write best of the best introduction, वो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। बैक इन 2012 जब वो 1 साल की सोग और वो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब जाते हैं, मैंने सब कुछ कर दिया है। 2012 के पेपर सुबह 9 बजे पेपर सामने आए, उसमें 3 ऐसे थे जो बड़े इजी थे और मुझे नहीं सबको ही आते होंगे। पहला मतलब पहले ही ऐसा था जिससे आगे जाना ही नहीं चाहिए था किसी को। एनर्जी क्राइसिस, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, सिंपल। उस दौर में जिसने एनर्जी क्राइसिस का ऐसे ना किया हुआ वो गुनाह समझा जाता था। ठीक, पीक पे थे अपने एनर्जी क्राइसिस, आ गया पेपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नहीं आता। फिर 7वें नंबर पे एक ऐसे था, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, 7। फिर 10वें नंबर पे एक ऐसे था, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम। ठीक, समझ ना आए, तीनों ही आते हैं, कौन सा करें? और ये भी बाज़ का एक मसला होता है। आप लगता है अटैम्प्ट दे चुकी हैं? नहीं, अच्छा, मेरी पहली क्लास में मुझे पता ही नहीं था कुछ। लेकिन आपको काफ़ी पता है। I was going to ask this question. अच्छा, तो आजकल फेसबुक भी ज़्यादा CSS करा देता है। नहीं सर, बाकी पर्पस तो दिए होते हैं ना लाइफ में, उसमें सही है, सब सोचा होता है। अच्छा, हाँ। तो चलें, अब मुझे समझ ना आया कि मैं करूं क्या। मैंने एनर्जी क्राइसिस वाला ऐसे अटैम्प्ट किया हुआ था, चेक भी करवाया आता था। एजुकेशन वाला भी अटैम्प्ट नहीं किया हुआ था लेकिन आता था। हम आपस में काम बांट लेते थे। चुगताई साहब ने किया स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, मैंने किया स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। ठीक, जब पेपर देखा तो वो जो उन्होंने किया हुआ वो मैंने चेक किया था, जो मैंने किया था वो उन्होंने चेक किया था, हम दोनों इकट्ठे करते थे। अच्छा, अब मैं को कौन सा करूं? मैंने इन 15 मिनट्स में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, मुझे पता नहीं था, ना किसी ने आज तक बताया था। मैंने 10-15 मिनट सोचने में वही लगाए, सारा किया। आपको आवाज़ आ रही है? मैंने वो ऐसे उठाया
एनर्जी क्राइसिस, ठीक। मैंने उसकी आउटलाइन बनाना शुरू कर दी और आर्गूमेंट्स लिखे, और मैंने उसका रफ़ में आउटलाइन बनाना शुरू की, रफ़ में आर्गूमेंट्स लिखे, और मैंने उसका इंट्रो लिखना शुरू कर दिया रफ़ में। लेकिन जब मैंने उसका इंट्रो लिखा और पहली 10-12 लाइनें, मज़ा ना आया। अब मज़ा ना आया ये मैं आपको नहीं समझा सकता, ठीक। मतलब मुझे अच्छा ना लगा, मुझे कहा यार क्या इसमें अपीलिंग, मुझे कुछ लग नहीं रहा। अच्छा मैं क्या करूं? अब तब मैंने फिर उस दूसरे टॉपिक जो वुमेन वाला था उसको छेड़ा, उसकी मैंने एंड पे आउटलाइन बनाई, और मैंने उसका इंट्रोडक्शन रफ में कुछ 10-15 लाइनें लिखी। उसकी फर्स्ट लाइन जो थी वो ये थी, दैट इस्लाम हैज़ गिवन अनप्रेसिडेंटेड सोशो इकनॉमिक राइट्स टू वुमेन बट मुस्लिम कुड नॉट। तो मुझे मज़ा आया, मैंने कहा ये ठीक है। सोचा मैंने पहले उसके ऊपर, ऐसे नहीं कि मैंने उठा लिया, सोचा उसको सारा कि मैंने किस तरह इसको लेके चलना है। जेनेरिक ऐसे था, कोई ओपिनियन बेस्ड सडन नहीं था कि आप। तो मैंने उसके ऊपर जब इंट्रो रफ में 15-20 लाइन लिखी, मुझे लगा कि इसका इंट्रो मैं उससे बेहतर लिख सकता हूँ, और आर्गूमेंट्स मेरे पास दोनों के ऊपर हैं, पढ़ा हुआ मैंने दोनों के ऊपर है, रेफरेंसेस 5-5, 6-6 अच्छे राइटर्स के मेरे पास दोनों के ऊपर हैं, कोटेशन भी, बट इंट्रो इसका मैं बेहतर लिख पा रहा हूँ। तो मैंने वो ऐसे सिलेक्ट किया। अब इतने में टाइम काफ़ी गुजर गया, तकरीबन 30-40 मिनट इस सारे रिकमा रोल। जब मैंने ऐसे उधर फिर जल्दी में लिखना शुरू कर दिया, जब मैं आधा इंट्रोडक्शन लिख चुका तो मुझे ख्याल आया मैंने आउटलाइन तो बनाई नहीं, और ना मैंने उसकी जगह छोड़ी। अब हाथ कांपने लग गए और पसीना आना शुरू हो गया। राइट एंड लेफ्ट देखा, एक खातून आधा ऐसे कर चुकी थी, ठीक। तो मैं और परेशान हो गया। अब मैंने कहा कि अब क्या किया जा सकता है। जब वो एकदम से ज़्यादा परेशान हो गया तो फिर मैंने 2-3-4 मिनट रेस्ट किया, ख़ुद को काम किया। तो जिस तरह मैंने सोचा था मार्च में, जो टाइम ज़ाया कर दिया वो तो अब कर दिया, अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। फिर मैंने तब तो महीना रेस्ट किया था, मैंने 5 मिनट रेस्ट किया। तो मैंने कहा जो बेवकूफ़ी करनी थी वो तो मैंने कर दी है, अब आगे क्या करना है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट 2 घंटों में कैसे किया जा सकता है, 1 घंटा गुजर चुका था और ऐसे के वाले से भी कुछ भी नहीं किया। तो 2 घंटों में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे किया जा सकता है वो अब करना है, ठीक। मैंने उसको काट दिया और मैंने पेज 1 उसके बाद पहला और दूसरा तो मैंने पेज काट दिया। पेज नंबर 3 मैंने खाली छोड़ दिया, पेज नंबर 4 भी मैंने खाली छोड़ दिया, और पेज नंबर 5 से मैंने इंट्रो लिखना शुरू कर दिया, ठीक। और उसका एक जो पैराग्राफ मैंने, या जो पहली 15-20 लाइनें थी मैंने जो रफ़ में लिखी हुई थी, मैंने उनको नीट किया। अब रफ़ में मैंने आर्गूमेंट्स ऐसे के 10-12 जो कंक्रीट थे वो लिखे हुए थे, उनकी बेसिस के ऊपर मैंने सारा इंट्रो अपना लिख लिया, क्योंकि इंट्रो इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन योर आर्गूमेंट्स। विदाउट आउटलाइन आप इंट्रो नहीं लिख सकते। तो मैंने रफ़ में आउटलाइन तो बनाई हुई थी, तो मैंने फिर वो करके अपना सारा इंट्रो लिख के अच्छी तरह पढ़ के तसल्ली कर ली। अब मैंने कहा यार आउटलाइन तो नहीं बनाई और आधा घंटा आउटलाइन बनाता है। यहाँ से मैंने मुश्किल में आप जो चीज़ें सीखते हैं वो फिर आपको आगे भी तक आपके काम आती हैं। कहा मैं टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करूँ कि मेरी आउटलाइन भी बन जाए। मैं पहला पैराग्राफ जब लिखना स्टार्ट किया तो मैंने रफ में देखा कि पहला आर्गूमेंट कौन सा, आउटलाइन में पहला आर्गूमेंट ऐड कर दिया, आगे उसका पैराग्राफ लिख दिया। इसी तरह दूसरा पैराग्राफ शुरू करता था, उसका सेंट्रल आइडिया उठा के आउटलाइन में लिख देता था, आगे फिर पैराग्राफ लिखता था। आउटलाइन और ऐसे साथ साथ चल रहे, ठीक, साथ पैरेलल चल रहे इधर। उससे क्या होता था कि पैराग्राफ लिखने से पहले ही पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया मेरे पास होता था। तो
तो मेरा पैराग्राफ भी ज़्यादा टू द पॉइंट होता था, रैंडम राइटिंग से भी मैं बच गया। ठीक, जब 5 पैराग्राफ में लिख चुका और 5 आइडियाज़ मैंने ड्रा कर दिए तो आई बस कन्विंस कि मैं फेल नहीं हुआ। ठीक, इस तरह मैंने वो ऐसे कंप्लीट किया। जब बाहर आया भाई साहब मिले, मैंने कहा यार ऐसे तो आ गया। वही किया, मैंने कहा वही किया। कितना किया है? मैंने कहा यार बड़ा भाग भाग के 15 सफ़े आउटलाइन डाल के। अच्छा, और शुरू वाले 2 पेज काट के। अच्छा, मैंने कहा आपने कितना लिखे? कह रहे 36 सफ़े। पहली कैंडिडेट, पहली अटेम्प्ट का तो फारग से ही होता है बेचारा, मस्कीन सा। मैं डर गया कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, तैयारी तो हमने इकट्ठे की थी, 36 सफ़े लिख दिए। तब ये फील होता था कि जितने सफ़े लिखेंगे उतने ही नंबर मिलेंगे। तो बहुत परेशान हो गया मैंने सर को कॉल की, हाँ भाई तो कौन सा किया? मैंने कहा सर वुमन वाला। उन्होंने पहला कमेंट ये, एजुकेशन वाले को क्या मसला था, वो क्यों नहीं किया? मैंने कहा सर वो इसका इंट्रो मुझे ज़रा तो चलो ठीक है, बहरहाल ये इस्लाम से इस्लाम को अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक, मैं और परेशान हो गया। अब यकीन करें 8 माह तक एग्जामिनर इस तरह डाइस पे खड़े हो के मुझे मिलता था ख्वाब में, और यकीन करें, और हर बार ऐसे ही चमगटा सा लगा होता था। वो ख्वाब होता है, तो उसमें वो पेपर निकाल रहा है और मेरा कहता है लो फेल। ठीक, और जब मैंने ऐसे का पेपर दिया तो मैं कहता था अगले महीने नहीं देंगे, मैं फेल हो। बड़ी मुश्किल से नेक्स्ट वाले पेपर दिए, बट बाद में जब रिज़ल्ट आया तो चुगताई साहब अनफॉर्चुनेटली ऐसे में रह गए। ठीक, और मेरे थे उसमें 50 नंबर। ठीक, तो अब जब आया तो हमने देखा, अब ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, आपने इसी से चीज़ें अपने रेलिवेंट निकाल ली। देखा चुगताई साहब के रिटर्न में मार्क्स थे 777, ही वॉज सेकंड इन पाकिस्तान। ठीक, और ऐसे में फेल, मैं था 4th इन पाकिस्तान रिटर्न, 4थे या 5वें में, ही वॉज फर्स्ट और सेकंड। तो मतलब ऐसे निकाल के उनके थे 737। ऐसे में अगर 40 ऐड कर दें वो पास तो वो 777 बनते थे, तो बड़े अच्छे मार्क्स थे। ऐसे में क्यों फेल? ये हमारा क्वेश्चन है। जितना ही कोई सीरियस कैंडिडेट होता है उतने ही फिर ये उसको क्वेश्चन तंग करते हैं कि यार मैं क्यों फेल हुआ। अंग्रेज़ी भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक था। हमने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की, हम मुख्तलिफ लोगों से मिले, टीचर से मिले, काफ़ी हमने उसके ऊपर वर्क किया। तो फिर हमें पता चला कि द मोर यू राइट, जितना आप ज़्यादा लिखें उतने ही फेलियर के चांसेस। 1 सेकंड, ये इस्लाम के ऊपर एक क्वेश्चन था मॉडर्न वर्ल्ड में, स्टेटस ऑफ वुमन इन इस्लाम। इट वाज नॉट अ क्वेश्चन इन इस्लामिक स्टडीज़। ताई साहब ने उसमें आयात और हदीस भी कुछ लिख दी थी, एग्जामिनर की ये डिमांड नहीं थी, मैंने नहीं लिखी थी। ठीक, थर्ड, उसकी बहुत लंबी आउटलाइन थी, वो अनविल्डी होती है, फिर सारे पॉइंट्स को आप प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाते, उनके ऊपर पैराग्राफिंग नहीं हो पाती। उन तमाम रीज़न्स की वजह से चुगताई साहब फेल। वर्ड लिमिट उन्होंने की होती है, उन्होंने दिया होता है 2500 से 3000 वर्ड, लेकिन वो 3 घंटों में कभी भी नहीं लिखे जाते, एग्जामिनर खुद भी नहीं लिख सकता। तो जो ही आप, इवन मेरी तीनों अटैम्प्ट्स में आप, जो लोग आपको ये कहते हैं कि आप 3000 वर्ड लिखें और ये करें वो करें और आपने बाउंड है आप लिखने के, मैं चैलेंज करता हूँ उनको। मैंने तीनों अटैम्प्ट्स में अगर पास किया, 2 में 50 नंबर थे, 1 में 40 थे, तीनों अटैम्प्ट्स में 1600 वर्ड से ज़्यादा किसी में नहीं लिखा मैं कैसे पास करूँ? आप 3 घंटों में एग्ज़ाम
सिचुएशन में जाके उस स्ट्रेस लेवल को सामने रख के आप करके तो दिखाएं नहीं। जितना आप करेंगे उतना आप गलत करेंगे, ग्रामर की मिस्टेक्स आएंगी, आइडियाज़ वीक हो जाएंगे, बहुत कुछ। मैं आपको बात बता दूँ, आप इंट्रो के फुल स्टॉप के ऊपर पास हो चुके होते हैं, ठीक। जब आप अपना इंट्रो कंप्लीट करते हैं उसके फुल स्टॉप के ऊपर आपके पास या फेल होने का एग्जामिनर डिसाइड कर चुका होता है। अगर आपको मैं एक देग दूं और कहूँ कि ये चनों की देग है, चेक कर बताओ कैसी, आप सारी देग थोड़ी खाएंगे, आप एक चम्मच सी चेक करके बता देंगे किसमें क्या है, ठीक। आपके पहले 2-3 पेज बता चुके होते हैं कि आप कितने रेलिवेंट हैं, कितने क्लियर। तो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू सिलेक्ट योर टॉपिक, ठीक। अब बात आगे, टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमारे माइंड में कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट टॉपिक इज, सपोज इट इज़ एजुकेशन, हम वो सिलेक्ट कर लिया है। हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर हम सबसे अच्छा इंट्रो लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम सबसे अच्छी आउटलाइन बना सकते हैं, और इसके ऊपर हमारे पास रेलिवेंट आर्गुमेंट। ये एक करके हम ब्रेक लेंगे और 10 या 15 मिनट, उसके बाद हम बाकी 2 करेंगे, ठीक। क्योंकि मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि बैठना बड़ा मुश्किल काम है। इट इज़ योर कमिटमेंट एंड डिवोशन विद योर काज जो फिर अल्टीमेटली आपको मजबूर करती है बैठने के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक इज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज या इन इट्स क्लास। हम इसकी आउटलाइन बनना चाहते हैं। आउटलाइन याद रखें, CSS के बच्चे के ऊपर लिखा होता है आप किस बेसिस के ऊपर जज किए जाए। 3 हर्फ लिखे होते हैं वहाँ के ऊपर। योर एसे विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 थिंग्स, रेलिवेंस, क्लैरिटी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं अपने आप से बता रहा हूँ, ये उन्होंने लिखी नहीं। क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों को मैं एक चीज़ के साथ फर्दर अटैच करता हूँ, वो मैं खुद करता हूँ, इफेक्टिवनेस। इफ योर आर्गुमेंट आर रेलिवेंट बट नॉट इफेक्टिव, तो वो मज़ा नहीं आता, ठीक। ये ऊपर लिखा होता है। These three things should be reflected in outline, in essay, in each and every paragraph, in introduction. इनके बगैर कोई चारा नहीं। बाकी आप राइट लेफ्ट हर चीज़ को भूल जाएं, आपका सारा फोकस इन 3 चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिंध में बैठे हैं, आप बलुचिस्तान में बैठे हुए हैं, आप रखें ये तीनों क्राइटेरिया। मेरा इंट्रो रेलिवेंट है टॉपिक के, इसमें क्लैरिटी है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मेरी आउटलाइन रेलिवेंट है, ठीक। कभी कभी ये चीज़ें भी कंफ्यूज कर देते हैं। कभी कभी ये चीज़ें भी कंफ्यूज कर। जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना मुख्तलिफ टॉपिक्स को हम डील करते हैं, उतना ही ये हमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। मतलब मैंने फिर किसी ने फेसबुक के ऊपर वो शेयर की हुई थी, जेंडर वाले टॉपिक के ऊपर जो भी ऐसे आया था, उसके ऊपर किसी ने आउटलाइन बना के शेयर की थी और किसी ने तारीफ भी की थी कि ये इससे अच्छी आउटलाइन कोई नहीं। मैंने जो पढ़ी तो आई वॉज कन्विंस कि इससे फजूल आउटलाइन कोई नहीं, ठीक। इसमें ना रेलिवेंस है, क्लैरिटी तो दूर दूर तक नहीं है, ठीक, और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तीनों एलिमेंट उसमें नहीं थे, लेकिन किसी ने ये लिखा हुआ था कि ये इससे अच्छी आउटलाइन मैंने नहीं देखी। तो आपने खुद जज करना है कि ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक। तो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज। आप इसके ऊपर ऐसे करना चाह रहे हैं, आपने सोच लिया हुआ है, रफ में आर्गूमेंट्स लिख लिए हुए हैं। सपोज आपके पास आर्गूमेंट्स है, अब आपने जब ये ऐसे स्टार्ट करना है तो आप किस तरह स्टार्ट करेंगे? आपके माइंड में पहली चीज़ क्या आनी चाहिए? पहली चीज़ ऑटोमेटिकली ये आएगी। इसमें सादा सी स्टेटमेंट है, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन, फुल स्टॉप। आपके माइंड में पहला जो सवाल आना चाहिए या जो आता है लॉजिकल,
वो ये है, हाउ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन, व्हाई नॉट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाई नॉट इन जेंडर इक्वालिटी, व्हाई नॉट इन नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक, हाउ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन ऑफ इट्स मेस. दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम और दैट विल कम इनटू योर माइंड. यहाँ पे बच्चा बताया क्या गलती करता है और जो करता है. मुझे मेरे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कहानियाँ बहुत सुनाते हैं. ठीक, बात का इररिलेवेंट है, बात कर. मेरा एक इंतहाई करीबी दोस्त है, इन्हीं बच्चों के ऐसे थे. मैं अक्सर गाड़ी में पड़े होते हैं, साहब ट्रैवल करते हुए चेक भी कर लेते. लंबा सफ़र था, उसने 3 अटैम्प्ट दी थी, बहुत मेहनती था. लेकिन प्रॉब्लम एक था उसके साथ, ये मोबाइल सारा दिन आप इस तरह लेके खड़े रहेंगे तो आप तो समझते हैं कि आप काम कर रहे हैं. फिजिक्स कहती है यू आर नॉट डूइंग एनी. ठीक, योर एफर्ट इज़ नॉट इन राइट डायरेक्शन. तो मुझे ताना भी दिया जाता है, वो मेरा रूममेट था फॉर 12 years और बाकी सारे कहते हैं कि सारे कर गए, ये क्यों नहीं किया, ये भी तो इसी कमरे में रहता था. ठीक, अब मैं पिछले दिनों, उस दिन मैंने इस सवाल का उसे जवाब दिया. ये ऐसे पकड़े, कहता है यार सफ़र लंबा है, ये ऐसे कुछ चेक कर लूँ. मैंने कहा हाँ, मतलब रिमार्क्स ना देना ऊपर, तुम देख लो. उसने ये ऐसे फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन चेक करना शुरू किया. कहता है ये तो स्टार्ट से गलत है. अच्छा ठीक है, तुम पढ़ो सारा तो फिर बताओ. अच्छा, जब उसने कहा ये, कहता है ये नहीं ठीक शुरू से. मैंने कहा अच्छा तुम मुझे सही बता दो कि क्या होना चाहिए. कहता है मैं तो समझता हूँ इसको शुरू करना चाहिए फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान 1947. मैंने कहा तुमने एक ही जुमले में बता दिया कि तुम 3 साल क्यों फेल हुए. मैं तो इस सवाल का जवाब 10 सालों में नहीं हासिल कर सका, लेकिन तुमने तो जो सारे दोस्त मुझे कहते हैं तो आज सवाल का जवाब खुद दे दिया. एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ से आ गई, कायदे आज़म कहाँ से आ गया दरमियान. वो तुमसे पूछ रहा है फ्यूचर लाइज इन एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज. ठीक, तुम्हारे पास क्या एग्ज़ाम में इतना टाइम है कि तुम पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस लिखो, फिर तो तुम्हें दूसरी पे भी लिखना पड़ेगा, फिर तो तुम्हें तीसरी पे भी लिखना पड़ेगा जो भुट्टो दौर में हुई थी. फिर तो पहले 12 सफ़े तो मेरा ख्याल है एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर ही आएंगे. आप स्टार्ट से रेलिवेंट नहीं है. तो कुछ बच्चे जब ऐसे ही अटैम्प्ट करते हैं तो स्टार्ट में लिख देते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान एजुकेशन. उसमें टीचर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, जो भी ये बातें कर रही थी वो सारी स्टार्ट में वो 8-10 सारे उधर लिख देते हैं. आपसे उसने पूछे ही नहीं. आपसे उसने कहा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन मीन्स ही इज सेइंग दैट एजुकेशन इज सो मच इम्पॉर्टेंट दैट आवर फ्यूचर लाइज इन एजुकेशन. ठीक, इसके ऊपर बात करो. अब बात ये करनी है कि वाई एजुकेशन इज सो मच इम्पॉर्टेंट दैट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान हैज बिकम डिपेंडेंट अपॉन एजुकेशन. तो पहला जो सेक्शन आउटलाइन में होना चाहिए, जो सेक्शन होना चाहिए वो हाउ फ्यूचर लाइज इन एजुकेशन, ये पहला सेक्शन होना चाहिए. ठीक, जब ये सेक्शन आपने बना दिया तो अब आपने ये डायरेक्ट क्वेश्चन किया खुद से, तो आप इसका जवाब भी देना. आप कहते हैं एजुकेशन और मॉडर्न इक्विप्ड एजुकेशन रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड इन दिस वे इट कैन बिल्ड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. 30% लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी के इंडेक्स के ऊपर 29% लोग पुअर हैं. मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के ऊपर 74% लोग पुअर हैं. अ पुअर नेशन हैज नो फ्यूचर. ठीक, एंड ओनली a nation can become rich like Singapore and South Korea and Taiwan and Finland and United States of America and Germany only on the basis of education. कोई और चीज़ नहीं. ठीक, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो ये होगी. सेकंड मैं कहता हूँ एजुकेशन is the only tool to fight against extremism. Enlightened education is the only. हमारा सबसे बड़ा मसला ये है. We have lost more than 70,000 people in this war and terror.
The collective loss of Pakistan in this war on terror and against extremism is much more than the collective loss of whole international community. The greatest problem that we are facing on the way towards development and a prosperous socio-economic and political future, that is extremism. Our image has been tarnished all over the world due to this extremism. It has become a genetic disease in Pakistan. And defenses of peace and against extremism can only be built through education and in classrooms. It's a battle of hearts and minds. It can only be fought in schools, in colleges and in universities. It cannot be fought in battlegrounds. ये मैंने सोचा, मैंने डेवलप किया. दूसरा ये ठीक है ना. तीसरा मैंने कहा, मैंने सोचा, मैंने लिखा नहीं अभी, लिखा J.S. मिल का एक चैप्टर पढ़ा था मैंने डेमोक्रेसी के ऊपर. अब चैप्टर था मजहरुल हक की किताब में डेमोक्रेसी. उसमें कहीं एक पार्ट था, उसने था प्री रिक्विजिट्स टू डेमोक्रेसी. उसमें J.S. मिल कहता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में कि देयर आर 6 and 7 prerequisites to democracy, and the most important is enlightened citizenship. And enlightened citizenship is impossible without education. It means that without education you cannot get true fruits of democracy. People will be unaware about their rights and duties. And since people are responsible, are empowered to elect their rulers, they will elect wrong people. Because even if you have to make choices, choice must be very enlightened and aware and informed. And only education can do this. तीसरा ये आ गया आर्गुमेंट. चौथा आप कहते हैं education can ensure gender equality, and through this we can build our future, because gender gap in terms of education is highest in Pakistan. Pakistan is in top 7 countries where gender gap. If 50% of the population which is being ignored and which is gender apartheid, it is also given education the way we give to men, it means हम इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे. और अगर आप देखें नॉर्वे को देखें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखें, जहाँ पे ये गैप जितना कम है, वुमेन की पार्टिसिपेशन नेशनल डेवलपमेंट में उतनी ही ज़्यादा है. ये आर्गूमेंट हो गया. अब हम कहते हैं एजुकेशन इज द ओनली टूल विच लीड्स टू नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म एजुकेशन, नो पैरेलल एजुकेशनल सिस्टम which produces masters and slaves. ये बना दी. ठीक समझ आ रही ना? Yes, sir. अब इतना तो हमने सोच लिया. 5 आर्गुमेंट हमने बड़े रेलिवेंट से, सारे रेलिवेंट हैं या नहीं? Yes. बता रहे हैं कि इस तरह फ्यूचर बिल्ड किया जा सकता है एजुकेशन में. आपने अब सवाल है कि लिखें कैसे. यहाँ तक कन्विंस्ड हैं आप? Yes. अब लिखें कैसे इसको? कोई भी कहे, ये पहले रफ में, कोई भी कहे कि आउटलाइन कैसे बनाना है, मैं आपको तीनों तरीके का बता दूँ जो आपका दिल करे बना ले. मैं आपको ये बता दूंगा ये सबसे बेहतर है, ये सेकंड लेवल पे, ये थर्ड लेवल पे. क्यों? ये 3 जो क्राइटेरिया थे, क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस, हमने वो देखा. किस में जाए? फर्स्ट, equipped, modern equipped education reduces poverty and builds a prosperous future. Full stop. पूरा सेंटेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. पूरी बात कही है कि मैं इस पैराग्राफ में क्या कहूँगा. ठीक है ना? ये मैंने लिख दिया. ये है पहला सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस. तकरीबन 10 वर्ड्स. ठीक, ये पहला है. ये पहला है मेथड आउटलाइन बनाने का, कि आप जो जिस पैराग्राफ में जो आप बात करेंगे उसका सेंट्रल आइडिया आप पूरा यहाँ पे लिख दें. 1 लाइनर, याद रखिए 1 लाइनर. ठीक, विच इज टेलिंग सेंटेंस की डेफिनेशन ये होती है कि वो आपको बता रहा है, पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, व्हाट डू यू वांट टू से. दूसरा,
आप कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक, स्किल्ड एजुकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ये फ्रेज हो जाएगी। यू आर यूजिंग 5 to 6 वर्ड, ठीक। तीसरा एजुकेशन एंड पॉवर्टी, आप ये बताएं सबसे ज्यादा क्लैरिटी किसमें? अब ये ज़हन में जो पहले वाला है वो सबसे ज्यादा क्लैरिटी उसमें, इट इज द बेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड इन द सेकंड बेस्ट मेथड इज फ्रेज एंड द थर्ड बेस्ट मेथड इज बुलेट्स। आप तीनों में फेल नहीं होंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ तीनों आप इनमें से कोई भी करें आप फेल नहीं होंगे, लेकिन आपके फेलियर के अमकानात सबसे कम पहले वाले में होंगे। नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वन लाइन, उसमें रीजन यू आर फैसिलिटेटिंग एग्जामिनर वन बिफोर राइटिंग अबाउट दैट थिंग इन पैराग्राफ, यू आर वेरी क्लियरली टेलिंग हिम कि आप उसमें क्या कहेंगे। वन लाइनर, आपका पैराग्राफ पढ़ने से पहले आपकी आउटलाइन ही जब पढ़ेगा तो पता चलेगा ऐसे में क्या बात है मेरे, वो क्लैरिटी ज़्यादा, आपका एग्जामिनर ज़्यादा फैसिलिटेट होता है। दूसरा, आप वो करके खुद ज़्यादा फैसिलिटेट होते हैं जब आप शुरू में थोड़ी मुश्किल पेश आती है, जब आप पैराग्राफ लिखने लगते हैं, पैराग्राफ लिखने से पहले उसका सेंट्रल आइडिया सेंटेंस फॉर्म में आपके साथ है, आप भले उससे ही स्टार्ट करके आपका पैराग्राफ स्टार्ट करते, आप राइट एंड लेफ्ट मूव नहीं करते, आपके माइंड में क्लैरिटी हो। अगर यहाँ पे हो एजुकेशन एंड पॉवर्टी तो आप पहले रैंडम लिखना शुरू करते हैं, ठीक, उस रैंडमनेस में आपके बहुत सारे वर्ड जैसे ही चले गए। सर आपने कहा कि मतलब पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है उसे हम उसमें आउटलाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, बट बाज़ औक़ात आप ऐसा हर एक में ना करें, मोनोटोनस हो जाता है, चेंज कर दें, वर्ड चेंज कर दें, ठीक, ताकि उसमें मोनोटनी ना हो आपकी राइटिंग में। इवन आउटलाइन में भी वर्ड्स रिपीट नहीं होने चाहिए, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होने चाहिए, डिफरेंट फ्रेजेस यूज़ होने चाहिए, ताकि आपकी राइटिंग में ब्यूटी हो, ना कि आप एक ही वर्ड बार बार बोरिंग सा कर रहे हैं। वो गलत नहीं होगा, लेकिन वो इतना साउंड नहीं है। हाँ ठीक, तो शुरू में कोई एडजेक्टिव लगाना, कहीं पे इनलाइटेंड एजुकेशन। अब एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट इनलाइटेंड एजुकेशन ही फाइट करेगी, स्किल्ड एजुकेशन तो सिर्फ कुछ नहीं कर सकती, ठीक, स्किल्ड एजुकेशन तो आपको कोई स्किल्स नहीं देगी। वैसे भी कीवर्ड्स रिपीट हो सकते हैं, कीवर्ड रिपीट हो सकते हैं, बट साथ आप एडजेक्टिव वो मुख्तलिफ यूज़ करें। सर एक ऐसे में तीनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, कौन से मेथड? ये तीनों वाले फ्रेज सेंटेंस। नहीं, एक जो आपने शुरू किया उसी से, उसको हाश पाश नहीं बनाते। अगर आप बुलेट्स देना चाहते हैं, यू आर नॉट कंफर्टेबल लाइक मी, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, मैं बड़ा रेजिस्ट करता था, बट मेरे टीचर वो भी रेजिस्ट करते थे, तो फिर वो जीत गया। तो फिर अल्टीमेटली मैं भी इस पे आया। शुरू में मैं नहीं आता था, मैं फ्रेजेस को ज़्यादा पसंद करता था। कभी-कभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी में इशू आ जाता है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगी फिर बाद में आप ऐसे प्रैक्टिस होगी कि आप से फ़ौरन बने। शुरू में लंबे बनेंगे, मज़ीद प्रैक्टिस करती जाएगी तो आपके वो होने। अच्छा, तो दूसरा फ्रेजेस, तीसरा बुलेट्स जो बेस्ट है वो आप कोशिश करें वो करें, वो नहीं हो सकता तो फिर फ्रेज, और अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर बुलेट, ठीक, इट डिपेंड्स अपॉन। याद थी सर जैसे हमने एक वन लाइनर बनाया, ठीक है, मतलब 10 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हमारी आउटलाइन में, और वन लाइनर के नीचे जो हमें फर्दर सब पॉइंट्स कुछ ऐड करने हैं, तो वो तो बुलेट्स में जा सकते हैं, फ्रेजेस में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़, ये अच्छा सवाल, टेक्निकल, ये गलती भी करो। मैंने लिखा एजुकेशन रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड बिल्ड्स फ्यूचर, मैं इसमें पैराग्राफ में एग्जांपल भी देना चाहता हूँ, और मैं नीचे बुलेट में एग्जांपल दे देता हूँ। हम बुलेट में नहीं देंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे केस इन पॉइंट सिंगापुर, ठीक, उसी आउटलाइन उसी पॉइंट के साथ या उसके नीचे। वी विल नॉट से ए सिंगापुर, बी साउथ कोरिया, सी प्लान। एग्जामिनर ये समझेगा कि इसने फिर इसका मतलब इनके ऊपर भी एक सब पैराग्राफ लिखना है,
ठीक। सर क्या ये ज़रूरी है कि हर बार सब पैराग्राफ हो, कभी एक पैराग्राफ में भी तो सब इकट्ठे हो सकते तो हैं? अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो उसका सेंट्रल आइडिया तो दे दिया, तो उसके अंदर जो कुछ है उसको लिखने की